हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कम्युनिकेशन की लास्ट क्लास होने वाली है। अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है वो सब कंप्लीट हो चुका है। आपके जो भी सिलेबस में दिया हुआ है कम्युनिकेशन का चैप्टर, वो उतना सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। आज आपकी लास्ट क्लास है कम्युनिकेशन की, उसमें हम मैराथन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारे कम्युनिकेशन का मैराथन सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, यानी कि कम्युनिकेशन जो है संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस से उद्धृत हुआ है, जिसका अर्थ है कॉमन, यानी कि सामान्य, जिसका मतलब है कॉमन। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कॉमन, यानी कि जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ सेम है दो जनों के बीच में, वो कम्युनिकेशन हुआ आपका। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में समझो कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब है संचार करना। ठीक है, जब दो जने अपने बीच में कुछ बात कर रहे हैं या दो से ज़्यादा जने कुछ भी बात कर रहे हैं, या फिर सिंपल भाषा में ये कहूँ कि अगर मुझे अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने हैं तो मैं किस के थ्रू अपने विचार दूसरों तक पहुंचाऊंगी? कम्युनिकेशन करके पहुंचाऊंगी, संचार करके पहुंचाऊंगी। तो वही होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कि हम हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे जो भी संदेश है वो हम दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। कैसे? कम्युनिकेशन के थ्रू, संचार के थ्रू। वही आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले है टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, यानी कि दो तरफा संचार होता है आपका। दो तरफा क्या होता है? एक तो होगा आपका सेंडर, दूसरा होगा आपका रिसीवर। ठीक है, सेंडर ने कोई बात भेजी रिसीवर को, रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया। अब रिसीवर उसका वापस से फीडबैक देगा सेंडर को, तो रिसीवर वापस से कुछ बात भेजेगा सेंडर की तरफ। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हुआ ना, दो तरफा हुआ। सेंडर रिसीवर को बात भेज सकता है, रिसीवर उसका फीडबैक वापस से सेंडर की तरफ भेज सकता है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ का मतलब है विचारों का आदान प्रदान। कि कम्युनिकेशन के अंदर हम हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मैंने बताया भी कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। हमको हमारे विचारों को, हमको हमारे थॉट्स को अगर दूसरे इंसानों तक पहुंचाना है, दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, तो हम कम्युनिकेशन का यूज़ करके उसको पहुंचा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि बेस लैंग्वेज, भाषा का ज्ञान। कम्युनिकेशन को करने के लिए मुख्य विशेषता ये है कि आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, भाषा का मतलब है कि आप किस तरीके से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाओगे, उस भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब आगे मैं आपको बताऊंगी अभी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में भी आपकी भाषा लगेगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी आपकी भाषा लगेगी। बस अंतर इतना होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन में आप शब्दों का प्रयोग करोगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बस आप शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। बिना मुंह से शब्द निकाले ही आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाओगे। वो भी एक तरीके की भाषा ही है, उसमें आप शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे लेकिन अपनी बात तो दूसरों तक पहुंचाओगे ना, तो वो भी एक भाषा ही है। तो कम्युनिकेशन को करने के लिए हमारे पास में नॉलेज होनी ज़रूरी है। नॉलेज किसकी? लैंग्वेज की नॉलेज, भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, अगला है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि सतत प्रक्रिया होती है संचार। संचार क्या होता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, एंडलेस प्रोसेस होता है, यानी कि अंतहीन प्रक्रिया होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। वो एंडलेस है, यानी कि अंतहीन है। हमेशा कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है, वो हमेशा चलता ही रहता है। ठीक है, इसलिए वो सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और एंडलेस है, यानी कि अंतहीन है। ठीक है, ये थे आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम अगला देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को करने के लिए क्या प्रोसेस है, संचार की क्या प्रक्रियाएं हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन को करने के लिए आपके पास में सेंडर होगा। ठीक है, फिर वो सेंडर क्या करेगा? किसी मैसेज को एनकोड करेगा। उसके पास में कोई मैसेज होगा, जो उसके पास में कोई मैसेज होगा, मैसेज का मतलब है कोई उसके पास में आइडिया होगा, कोई संदेश होगा जो वो दूसरों तक पहुंचाना चाह रहा है, तो वो उसका मैसेज हो गया। फिर वो किसी चैनल के माध्यम से अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाएगा, रिसीवर उसको डिकोड करेगा और फिर उसका फीडबैक वो वापस से लाके देगा किसको? सेंडर को। तो ये आपकी कुछ प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन को करने के। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि ये सब कुछ होता क्या है, सेंडर, एनकोडिंग, ये सब कुछ होता क्या है। सबसे पहले होता है आपका सेंडर। सेंडर कौन होता है?
सेंडर नाम से समझ में आ रहा है, सेंडर यानी कि सेंड करने वाला, वो इंसान जो अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचा रहा है, उसको भेज रहा है, वो हो गया आपका सेंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेषक। ठीक है, जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहा है, उसको सेंड कर रहा है ना, मैसेज को सेंड कर रहा है, तो वो सेंडर हो गया। फिर एनकोडिंग, अब सेंड कैसे करेगा भाई, कोई मेरे दिमाग में आइडिया है तो उसको मेरे को किसी एक भाषा के अंदर उसका कूट लेखन करना पड़ेगा, उसको एनकोड करना पड़ेगा शब्दों के अंदर। ठीक है, ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि अब मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, जब तक मैं उसको शब्दों में नहीं डालूंगी तब तक आप उस बात को समझ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। शब्द मेरे दिमाग को थोड़ी ना आप पढ़ सकते हो, तो मेरे को शब्दों का प्रयोग तो करना पड़ेगा अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए। तो वही होती है कूट लेखन करना, एनकोडिंग करना, यानी कि जो आपके दिमाग में आइडिया है, जो आपका संदेश है, मैसेज है, उसको क्या करो, एनकोड करो, उसका कूट लेखन करो। ठीक है, ताकि सामने वाला इंसान आपकी बात को आसानी से समझ सके। फिर होगा आपके पास में कोई मैसेज, अब मैसेज होगा तभी तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो फिर आपके पास में मैसेज होगा। फिर अब आपको अपना मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाओगे, किसी चैनल के माध्यम से ही तो पहुंचाओगे, किसी मीडियम के थ्रू, किसी माध्यम से ही तो पहुंचाओगे ना। वो माध्यम आपका ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ओरल हो सकता है, लिखित हो सकता है, ठीक है, मौखिक हो सकता है, कोई सा भी चैनल हो सकता है आपका, तो वो हो गया आपका चैनल। अब उस चैनल के माध्यम से आपने अपने रिसीवर तक, रिसीवर कौन है, रिसीव करने वाला, सेंडर सेंड करने वाला, भेजने वाला, तो रिसीवर रिसीव करने वाला, प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता हो गया। ठीक है, तो प्राप्तकर्ता क्या करेगा, आपने जो मैसेज उसको भेजा है वो उसको प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद में अब वो क्या करेगा, उसकी एनकोडिंग करेगा। एनकोडिंग का मतलब होता है उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, उस मैसेज को समझना, समझने का मतलब है उसको अंडरस्टैंड करना। सेंडर करेगा यहाँ पे एनकोडिंग यानी कि कूट लेखन, रिसीवर करेगा यहाँ पे डिकोडिंग यानी कि उसको अंडरस्टैंड करेगा। अब मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, मैंने बोला हाउ आर यू, तो आप पहले आपके फ़ोन में वो मैसेज रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद में आप इनबॉक्स में जाके चैट पढ़ोगे और आप देखोगे कि मैडम ने भेजा है हाउ आर यू, तो फिर आपने वो मैसेज पढ़ा और फिर उसको समझा, तो वो समझना होता है डिकोडिंग। ठीक है, और फिर डिकोडिंग करने के बाद में आप वापस से उस मैसेज का मुझे रिप्लाई दोगे, वो हो गया आपका फीडबैक। ठीक है, तो रिप्लाई देना ज़रूरी है मैसेज के अंदर, वापस से आप सेंडर को रिप्लाई दोगे। अगर नहीं देते हो रिप्लाई तो मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई मेरा मैसेज मैंने जिस तक पहुंचाया है उस तक पहुंचा भी है या फिर नहीं पहुंचा, या फिर जो मैंने बात उसको बताई है क्या उसको वो बात समझ में आई या फिर नहीं समझ में आई। तो इसके लिए फीडबैक देना ज़रूरी है। अगर मैंने आपको बोला हाउ आर यू, आपने वापस से हाउ आर यू का रिप्लाई कर दिया मुझे कि आई एम फाइन, तो इसका मतलब तो मैं समझ जाऊंगी कि भाई मेरा मैसेज अपने रिसीवर तक पहुंच गया है और उसको मेरी बात समझ में भी आ गई है। अब अगर मैं आपको मैसेज भेजूंगी, आप उसको रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, तो मैं सोचती रहूंगी कि हो सकता है मेरा मैसेज आप तक पहुंचा ही ना हो, या फिर हो सकता है कि कुछ है ना बीच में कुछ गड़बड़ी आ गई हो, कुछ बैरियर आ गया हो, या फिर हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आई हो। तो ये सब कुछ मैं सोचती रहूंगी। लेकिन अगर आप उस पर मुझे रिप्लाई कर दोगे, फीडबैक दे दोगे, तो मुझे पता चल जाएगा भाई सब कुछ ठीक है, रिसीवर को मेरी बात पहुंच चुकी है, उसको समझ में आ गई है। तो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये 7 स्टेप्स होते हैं आपके कम्युनिकेशन के। सबसे पहले आएगा आपका सेंडर, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आती है आपकी एनकोडिंग यानी कि कूट लेखन करना। थर्ड पे आपके पास में कोई मैसेज होगा, उस मैसेज को आप क्या करोगे, चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाओगे। रिसीवर क्या करेगा, उसकी डिकोडिंग करेगा, और फिर डिकोडिंग करने के बाद में वो 7 स्टेप है फीडबैक की, वो अपने सेंडर को, अपने प्रेषक को क्या करेगा, उसका फीडबैक, उसकी प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले होगा आपका प्रेषक, जो मैसेज को भेजेगा, वो उसकी फिर एनकोडिंग करेगा। एनकोडिंग के बाद में उसके पास में कोई एक संदेश होगा, उस संदेश को वो किसी चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाएगा। रिसीवर उसको डिकोड करेगा, मतलब उसको अंडरस्टैंड करेगा, और डिकोड करने के बाद में वो उसकी प्रतिक्रिया वापस से प्रेषक तक भेजेगा, यानी कि फीडबैक वापस से प्रेषक तक भेजेगा कि भाई मुझे आपका मैसेज मिल चुका है और आपके मैसेज का ये मेरा रिप्लाई है। ठीक है, तो फीडबैक होता है आपकी प्रतिक्रिया यानी कि रिप्लाई करना उसके मैसेज का। ठीक है, तो ये 7 स्टेप्स होते हैं, 7 प्रोसेस होते हैं आपके कम्युनिकेशन के। सबसे पहला प्रेषक हो गया, दूसरा आपका एनकोडिंग हो गया, तीसरा आपका संदेश हो गया, चौथा आपका चैनल हो गया, फिफ्थ हो गया आपका रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा, वो हो गया आपका 6th, और फिर 7th नंबर पे आ गया आपका फीडबैक यानी कि आपका रिप्लाई या फिर आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है, ये होते हैं आपके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, अब हम उनको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है आपका इंटरपर्सनल यानी कि अंतरव्यक्तिगत संचार। अब ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज एंड फीलिंग्स बिटवीन 2 और मोर पीपल।
जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं, अपने थॉट्स दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आता है आपका फैटिक स्टेज, फिर होता है आपका पर्सनल स्टेज और फिर आता है आपका इंटीमेट स्टेज। अब ये स्टेजेस क्या होते हैं, ये स्टेजेस आपको याद रखने हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में और आगे भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आपका फैटिक स्टेज। फैटिक स्टेज क्या होती है? फैटिक स्टेज आपकी सबसे पहली स्टेज होती है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो आपने पहली बार उस आदमी को देखा है तो आप उस आदमी को इतना जानते नहीं हो, तो आप उससे कितनी बात कर लोगे? हाय हेलो, बस इतना सा ही बोल पाओगे, ज़्यादा और क्या बोलोगे उससे? आप उसको जानते ही नहीं हो ना, वो आपको जानता है, तो हाय हेलो से ज़्यादा तो बोलोगे भी क्या, है ना। तो सबसे पहला होता है आपका फैटिक स्टेज, जिसमें हम सिर्फ सामने वाले इंसान से हाय हेलो करते हैं। ठीक है, अगला होगा आपका पर्सनल स्टेज। पर्सनल स्टेज में क्या होगा, अब आप धीरे धीरे उस आदमी को जानने लगे हो, तो अब आप क्या करोगे, हाय हेलो से ज़्यादा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो उसको। वो आपको अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है कि भाई मेरा नाम ये है, आपका नाम ये है, मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, आप ये पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, क्योंकि अब हम उसको थोड़े बहुत जानने लगे हैं, अब हमारी थोड़ी सी जान पहचान हो गई है उससे। ठीक है, फिर आता है आपका इंटीमेट स्टेज। इंटीमेट स्टेज क्या होता है, ये सबसे क्लोज स्टेज होता है आपका। जब आप उस इंसान को बहुत अच्छे से जानने लगे हो, अब आप उससे एकदम क्लोज हो गए हो, आप अपनी सीक्रेट्स उससे शेयर कर रहे हो। ठीक है, आपकी कोई भी बात है आप उससे शेयर कर रहे हो, वो होता है आपका इंटीमेट स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। सबसे पहले होगा फैटिक स्टेज, जिसमें हम सामने वाले को जानते नहीं है ना, वो हमको जानता है, सिर्फ हम रास्ते पे मिले, हमने हाय हेलो करा, दैट्स इट। ठीक है, सेकेंड स्टेज आपका पर्सनल स्टेज, जिसमें अब हम थोड़ा बहुत जानने लगे हैं उस इंसान को, वो हमको जानने लगा है, तो थोड़ा बहुत हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। हाय हेलो से ज़्यादा मैंने उसका नाम पूछ लिया, उसने मेरा नाम पूछ लिया, बात खत्म। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फैटिक से ज़्यादा हुई है, लेकिन इंटीमेट से कम बातचीत हुई है। ठीक है, फिर लास्ट में आएगा आपका इंटीमेट स्टेज। इंटीमेट स्टेज में कौन होते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारी फैमिली मेम्बर्स हो गए, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जिनसे हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं, सारे सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं, है ना, वो होते हैं हमारे इंटीमेट स्टेज में, यानी कि अंतरंग चरण में, जो हमसे काफ़ी क्लोज होते हैं, तो जिसमें हम हमारी सारी सीक्रेट्स, सारी बातें, प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ शेयर कर सकते हैं, वो आता है हमारा इंटीमेट स्टेज के अंदर। तो ये तीनों स्टेज होते हैं आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि अंतः व्यक्तिगत संचार। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? Intrapersonal communication can be defined as communication with oneself, and that may include self-talk, act of imagination and visualization, and even recall and memory. मतलब क्या है इसका? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब हम खुद से ही बातें करते हैं ना, अपने आप से जब हम कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। ऊपर हमने देखा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल जब हम दूसरों से बातें कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से बातें कर रहे हैं, वो इंटरपर्सनल हो गया। इंट्रापर्सनल जब हम खुद से ही बातें करते हैं, काफ़ी बार होता है ना कि हमारा मन नहीं होता कि हम किसी दूसरे से बातें करें, लेकिन हम सिर्फ खुद से ही चीज़ों को सोचते रहते हैं, खुद से ही बैठे बैठे कि भाई अब आगे क्या होने वाला है, आगे अपनी पढ़ाई में मैं क्या करूँगी, मैं आगे PhD करूँगी, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैसे जाऊँगी, ये सब कुछ हम खुद से ही सोचते रहते हैं बैठे बैठे। तो वो खुद से ही बातें करना, चाहे खुद से ही इमेजिनेशन करना, सोचना अपने दिमाग में, वो सब कुछ खुद से बातें करना जो होता है, सेल्फ टॉक जिसको हम बोलते हैं, वो आता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में। इंटरपर्सनल में जब हम दूसरों से बातें करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से बातें करते हैं, वो होता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, शब्द थोड़े बहुत सेम दिखेंगे आपको, लेकिन वो इंटरपर्सनल है जो हम दूसरों से बातें कर रहे हैं, ये इंट्रापर्सनल जब हम खुद से बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा आपका एक ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? पारस्परिक संचार क्या होता है? वह अंतःक्रिया है जो किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर होती है, देवताओं और पूर्वजों के साथ बातचीत करना। ठीक है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन इज द इंटरेक्शन दैट अकर्स विद इन अ पर्सन्स स्पिरिचुअल डोमेन, कन्वर्सिंग विद डिवाइन एंड विद एंसेस्टर्स। इसमें क्या होता है? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम तो हमारे पूर्वजों से बातें कर लेते हैं, हम तो हमारे एंसेस्टर से बातें कर लेते हैं, है ना। तो वो पूर्वजों से बातें करना, किसी स्पिरिचुअल सोल से बातें करना, किसी डिवाइन सोल से बातें करना, यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जाके किसी से बातचीत करना, वो होता है आपका ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ये भी आपका इंट्रापर्सनल का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल में हमने 3 स्टेजेस देखे थे
और इंट्रापर्सनल में हमने ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन देखा है। ठीक है, अगला है हमारा मास मीडिया कम्युनिकेशन, यानी कि जन या फिर मध्यस्थता संचार। अब मास कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरपर्सनल में तो हमने देखा जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से बातें कर रहे हैं। मास कम्युनिकेशन में जब हम मास पॉपुलेशन से, यानी कि बहुत सारी पॉपुलेशन से, बहुत सारी जनसंख्या से जब हम बातचीत करते हैं, बहुत सारी जनसंख्या से जब हम हमारे विचारों को आदान प्रदान करते हैं, हमारे थॉट्स को शेयर करते हैं, वो होता है आपका मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब एक होता है आपका पब्लिक कम्युनिकेशन, एक होता है आपका मास कम्युनिकेशन, और नेक्स्ट आएगा आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ये सब बहुत ही मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों को समझते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले आपका देखते हैं मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में आपकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी आपके पास में, ठीक है, जिनसे आप बातचीत कर रहे हो। पब्लिक कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी बड़ी सारी जनसंख्या है आपके पास में जिससे आप बातचीत कर रहे हो, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक चीज़ का डिफरेंस ये है कि मास कम्युनिकेशन में हमको दूसरों से बातचीत करने के लिए किसी एक मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी एक माध्यम की ज़रूरत होती है, लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन में हमको दूसरे से बातचीत करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में इतनी लार्ज पॉपुलेशन है कि हमको दूसरों से बातें करने के लिए किसी एक माध्यम की ज़रूरत है। ठीक है, सपोज मैं अगर किसी रैली वगैरह में चल रही हूँ तो वहाँ पे मैं माइक लेके दूसरों से कुछ बोल रही हूँ। ठीक है, तो वो हो गया मेरा मास कम्युनिकेशन, जहाँ पे क्या होगा, मैं किसी मीडियम के थ्रू अपनी बात दूसरों तक पहुँचा रही हूँ। लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होगा, आपने देखा होगा काफ़ी सारी ऐसी चर्चाएं होती है जहाँ पे नेता लोग भाषण देते हैं, तो वो सामने स्टेज पे खड़े रहते हैं, बाकी की ऑडियंस जो है वो नीचे बैठी है, उनको सुन रही है। तो उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जो नेता है, मिनिस्टर जो है वो बोल रहे हैं, ऑडियंस जो है वो सामने बैठी है, बीच में किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, तो वो हो गया आपका पब्लिक कम्युनिकेशन। लेकिन अब अगर इसी पूरे सेटअप को कोई इंसान अपने घर पे टीवी के अंदर लाइव प्रोग्राम पे देख रहा है, तो वो उसका कौन सा हो जाएगा? वो होगा उसका मास कम्युनिकेशन, क्योंकि वो टीवी के माध्यम से देख रहा है। ठीक है, जो इंसान वहाँ पे लाइव उस मिनिस्टर के सामने बैठा है और लाइव उसको सुन रहा है, वो तो क्या हो गया, आपका पब्लिक कम्युनिकेशन हो गया। उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो जो नेता है वो उसके सामने बैठा है, ऑडियंस उसके सामने बैठी है, उसको डायरेक्टली सुन रही है। लेकिन कोई इंसान उस पूरी चर्चा को अगर टीवी के ऊपर लाइव प्रोग्राम पे देख रहा है, तो वो उसका क्या होगा, मास कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे वो टीवी जो है वो उसका मीडियम है, वो टीवी के माध्यम से सुन रहा है ना। तो जब हमको किसी कम्युनिकेशन को करने के लिए, मास पॉपुलेशन के साथ में कम्युनिकेशन को करने के लिए अगर हमको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है हमारा मास कम्युनिकेशन। लेकिन जब हमको मास पॉपुलेशन के साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो होता है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, इतना सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है आपको, लेकिन पता होना चाहिए। आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, पब्लिक कम्युनिकेशन जिसमें मीडियम की ज़रूरत होती है, तो बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। अब आपको पता चल गया कि मास में तो हमको मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी कि पहली गलत है। दूसरी, हमको पब्लिक कम्युनिकेशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि दूसरी भी गलत है, यानी कि दोनों कथन गलत है। अब जिसको नहीं पता होगा वो तो गलत करके आएगा, जिसको पता होगा वो सही आंसर करके आ जाएगा। तो आपको इसका छोटा सा डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका मास और पब्लिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है। मास कम्युनिकेशन में जब हम पॉपुलेशन से बातें कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा लार्ज है हमारी। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन में भी पॉपुलेशन हमारी लार्ज होगी। ठीक है, समूह संचार में भी जो हमारी पॉपुलेशन है वो लार्ज होगी, लेकिन मास कम्युनिकेशन जितनी लार्ज नहीं होगी। ठीक है, एक ग्रुप है, एक समूह है जिसमें कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन ही होगी, लेकिन मास कम्युनिकेशन में पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड नहीं होती है, बहुत सारी पॉपुलेशन होती है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, ग्रुप कम्युनिकेशन में हमारी ऑडियंस कौन है वो हमको पता होता है कि हम किससे संचार कर रहे हैं, किससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन मास कम्युनिकेशन में हमारी पॉपुलेशन कौन है, हम किससे संचार कर रहे हैं, हमको कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। अब अगर हमने है ना एचएन अध्ययन पे हमारा पेड कोर्स को स्टार्ट करा है, ठीक है, अब उस कोर्स के अंदर हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप के अंदर, वो अब हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ना वो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन है। ठीक है, लेकिन हम यूट्यूब पे जो आपसे कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारा मास
मास कम्युनिकेशन है। कैसे? जो वो ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो हमको पता है हमारी ऑडियंस कैसी है। भाई वो ऑडियंस है जो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रही है, जो पीएचडी के लिए तैयारी कर रही है। ठीक है, हमको पता है हमारी ऑडियंस कैसी है। लेकिन यूट्यूब पे हो सकता है कोई इंसान जो है वो छोटा बच्चा है, जो 5th क्लास का बच्चा है, वो मेरी वीडियो को देख रहा है। हो सकता है कोई बड़ा है ना, बड़ा बुजुर्ग है जो मेरी वीडियो को देख रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी वो मेरी वीडियो को देख रहा है। तो वहाँ पे मेरी पॉपुलेशन कैसी है यूट्यूब पे वो हमको नहीं पता है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर हमारी पॉपुलेशन कैसी है वो हमको पता है। तो जहाँ पे हमको पॉपुलेशन के बारे में पता होता है कि हमारी ऑडियंस कैसी है, वो होता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। लेकिन मास कम्युनिकेशन में हमको हमारी पॉपुलेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो ये कुछ मेजर सा डिफरेंस था ग्रुप कम्युनिकेशन में और मास कम्युनिकेशन में, यानी कि जन संचार में और समूह संचार के अंदर। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। अब ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जब हम सिमिलर लेवल के लोगों से बातें करते हैं। ठीक है, सेम लेवल के लोगों से बातें कर रहे हैं। एक टीचर दूसरे टीचर से ही बात कर रहा है, प्रिंसिपल से बात नहीं कर रहा है, उसके लेवल का जो टीचर है ना, उसके लेवल के जो पोजीशन है उस वाले इंसान से ही बात कर रहा है। तो वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब हम दो सेम लेवल वाले इंसान से बातें करते हैं वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। ये इसका साइन है। ठीक है, आपको भी साइन भी पता होने चाहिए। ये इसका साइन है वर्टिकल कम्युनिकेशन का। ये कैसे है? वर्टिकल कम्युनिकेशन में जो ऑडियंस है वो अपने सुपरवाइजर से बात कर सकती है। ठीक है, और ये जो सुपरवाइजर है ये अपने सबऑर्डिनेट से बातें कर सकता है। जो सुपरवाइजर है, जो बॉस है कंपनी का, वो अपने से जो सबऑर्डिनेट है, जो उसके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उससे बातें कर सकता है। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने सीनियर से बातें कर सकते हैं। बस बराबर के लोगों से बातें नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अपने से बड़े से बातें करेंगे या अपने से छोटे लेवल वाले से बातें करेंगे, बस बराबर वालों से बातें नहीं कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या देखा था? बराबर वालों से बातें करेंगे। एक टीचर दूसरे टीचर से बातें कर रहा है तो टीचर और टीचर दोनों की पोस्ट सेम है तो सेम लेवल वालों से बातें हो रही है, वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, जब हम इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, जो सुपरवाइजर है वो अपने एम्प्लॉयज से बातें कर सकता है, सबऑर्डिनेट से बातें कर सकता है, और सबऑर्डिनेट जो है वो अपने बॉस, अपने सुपरवाइजर से बातें कर सकता है। ठीक है, एक होता है आपका डायगोनल। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? इसका साइन कुछ इस तरीके से होता है। इसका क्या मतलब है? ये आपका फ्री कम्युनिकेशन होता है। आप इसमें किसी भी तरीके से बातें कर सकते हो, चाहे आप किसी छोटे इंसान से बात करो, अपने से बड़े से बात करो, बराबर वाले से बात करो, दूसरे डिपार्टमेंट वाले से बात करो, किसी से भी बात कर सकते हो। ये होता है आपका डायगोनल, क्योंकि ये एकदम फ्री होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में सेम लोग से, सेम आपकी पोजीशन वाले लोग से बात करते हो, सेम लेवल वाले से बात करते हो। ठीक है, टीचर टीचर से बातें करेगा। लेकिन डायगोनल में टीचर जो है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो एक प्रोफेसर से भी बातें कर सकता है। ठीक है, और जो मैथ्स का असिस्टेंट प्रोफेसर है वो साइंस के प्रोफेसर से भी बातें कर सकता है। साइंस का प्रोफेसर जो है वो हिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर से भी बातें कर सकता है। लेवल भी अलग है। ठीक है, डिपार्टमेंट भी अलग है। एक साइंस का है, एक हिस्ट्री का है, एक साइंस का है, एक मैथ्स का है, एक प्रोफेसर है, एक एसोसिएट प्रोफेसर है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है, लेवल भी अलग है, डिपार्टमेंट भी अलग है। यानी कि डायगोनल कम्युनिकेशन जो है वो एकदम फ्री कम्युनिकेशन होता है। इसमें आप किसी से कैसे भी बात कर सकते हो। लेकिन हॉरिजॉन्टल में आप सिर्फ सेम लेवल वाले से ही बातें करोगे। टीचर टीचर से ही बातें करेगा, उससे जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर से ही बातें कर सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर से ही बातें कर सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो प्रोफेसर से बातें नहीं कर सकता है, ना ही एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से बातें कर सकता है। प्रोफेसर से ही करेगा, टीचर से ही बात करेगा। सेम लेवल के लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो सुपरवाइजर है वो अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज से बातें कर सकता है और जो एम्प्लॉयज है वो अपने से बड़े सुपरवाइजर से बातें कर सकते हैं। बस इसमें सेम लेवल, सेम डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थे आपके हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक संचार। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? शाब्दिक, नाम से ही समझ लो, वो संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है,
नॉन वर्बल अशाब्दिक, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल सी बात है। अब शब्दों का प्रयोग होता है वो तो मैडम ठीक है, समझ में आ गया, हम बोल के शब्दों का प्रयोग कर लेंगे, लिख के शब्दों का प्रयोग कर लेंगे तो संचार हो जाएगा। अशाब्दिक तरीके से कैसे कम्युनिकेशन होगा? मतलब जब हम शब्दों का ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो अपनी बात दूसरों तक फिर कैसे पहुंचाएंगे हम? ये कौन सी नई टेक्निक आ गई है? ठीक है, नई टेक्निक नहीं है, अभी बताऊंगी मैं आपको, देखना। वर्बल कम्युनिकेशन समझते हैं पहले। वर्बल कम्युनिकेशन जब हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। पहला होता है ओरल यानी कि मौखिक, दूसरा होता है आपका रिटन यानी कि लिखित। ठीक है, ये तो सिंपल है, हमको पता है, हमने स्कूल में ही पढ़ा हुआ है। वर्बल कम्युनिकेशन में आपके एक तो होगा मौखिक संचार, एक होता है आपका लिखित संचार। मौखिक संचार जिसमें आप बोल के कम्युनिकेशन कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ अभी, ठीक है। लिखित संचार आप लिख के भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी लिख के भी कर रही हूँ आपके साथ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये शब्द आपके दो तरीके से हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, यानी कि लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। ये हो गया आपका कौन सा कम्युनिकेशन? शाब्दिक कम्युनिकेशन, शाब्दिक संचार यानी कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक कौन सा होता है? जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बिना शब्दों के प्रयोग से हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे फिर? ये जितने भी टाइप्स आप देख रहे हो ना यहाँ पे, टोटल 12 है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे सिर्फ मेन ही लेकर आई हूँ। इन सभी कम्युनिकेशन को करने के लिए हमको शब्द निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कैसे? अभी बताऊँगी, देखना। सबसे पहले है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है कि हम किस तरीके से दिख रहे हैं। हमारी जो फिजिकल बॉडी है, हमारा ड्रेसिंग सेंस है, हमारा हेयर स्टाइल है, हम किस तरीके से दिख रहे हैं, कैसी हमारी अपीयरेंस है, वो होता है आपका अपीयरेंस। मतलब ये होता है, ठीक है। अब अपीयरेंस से आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो, यानी कि आप अपने, है ना, लुक से कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो, संचार कैसे कर सकते हो। कोई इंसान अगर वेल ड्रेस्ड है, ठीक है, उसने सूट वूट पहन रखा है, टाई लगा रखी है, तो आप उसको देखते पहचान जाओगे, भाई ये, है ना, ऑफिस में जाने वाला इंसान है, ऑफिस में काम करने वाला इंसान है, ठीक है। किसी लेडी ने अगर साड़ी पहन रखी है, जिसके हाथ में अगर बैग है, तो आप समझ जाओगे अच्छा वो टीचर है, ठीक है। कैसे पता चला आपको? उसने तो बोल के बताया नहीं आपको, फिर आपको कैसे पता चला? उसके अपीयरेंस से, उसके ड्रेस से आपको पता चल गया, उसके हेयर स्टाइल से आपको पता चल गया कि भाई ये क्या है, कैसा है, ठीक है। तो जब हमको किसी इंसान के अपीयरेंस से कुछ भी पता चलता है तो वो होता है हमारा अपीयरेंस वाला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगला है आपका पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? जब पैरा लैंग्वेज का सबसे सिंपल मतलब तो ये होता है, हमारी जो भी वॉइस होती है ना, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, वॉइस का टोन कैसा है हमारा, वॉइस का एक्सेंट कैसा है हमारा, ठीक है। पैरा लैंग्वेज आपके लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, आपके वॉइस से जुड़ा हुआ है कि आप अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचा रहे हो, किस टोन में पहुंचा रहे हो, ठीक है। आप गुस्से में बोल रहे हो, आप प्यार से बोल रहे हो, आप किस तरीके से पूछ रहे हो, ठीक है। वो होती है आपकी टोन। टोन तो समझते हो ना भाई, किस टोन में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो टोन को बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक। तो आप किस टोन में बात करते हो, उसके माध्यम से ही पता चल जाता है कि भाई आप क्या बोलना चाह रहे हो। वो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा, ठीक है। एक होती है आपकी बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट क्या होता है? आपकी जो बॉडी है उसका मूवमेंट से भी पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। आपकी बॉडी का मूवमेंट होगा कि अगर आप मेरे घर पे आए, मैंने आपको कुछ मिठाई ऑफर करी, ठीक है, आपने मुंह से नहीं बोला कि भाई नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ इशारा कर दिया कि बस इतना सा इशारा कर दिया, तो इससे मैं समझ जाऊंगी कि भाई ठीक है आपको नहीं खानी है। आपने मुझे बोल के नहीं बताया है, लेकिन आपने जो इशारा करा है ना, आपकी उस बॉडी मूवमेंट से मैं समझ गई हूँ कि भाई आपको वो मिठाई नहीं खानी है, आपको मिठाई नहीं अच्छी लगती है, आपको मीठा नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। आपकी बॉडी के मूवमेंट से ही मैं पहचान गई। वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आपके जेस्चर्स में आते हैं आपके हैंड्स के मूवमेंट, आपके लेग्स के मूवमेंट, आपके फिंगर्स के मूवमेंट, कि भाई आपके हाथ पाँव के जो मूवमेंट है ना वो कैसे हैं। मैंने आपको जेस्चर किया, आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे, मैंने बोला ये, ठीक है, मैंने ऐसे किया, मैंने कुछ बोला नहीं आपको ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक, मैंने सिर्फ ये दिखाया आपको, तो आप समझ गए कि मैडम मुझे ऑल द बेस्ट बोल रही है, ठीक है। मैंने ऐसे किया, इसका मतलब आप समझ गए कि मैडम विक्ट्री का साइन दिखा रही है, कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है।
तो जेस्चर्स क्या होते हैं, हमारे हैंड्स के मूवमेंट, हमारे लेग्स के मूवमेंट, उन मूवमेंट से भी हम काफ़ी कुछ संचार कर सकते हैं, काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो वो भी हमारा नॉन वर्बल में ही आएगा। शब्दों का प्रयोग नहीं करा है, लेकिन हमारे हाथों के हाव भाव से हम बातचीत कर रहे हैं, संचार को समझ रहे हैं। ठीक है। एक होता है आपका पॉस्चर। पॉस्चर कैसा होता है भाई, आप किस तरीके से बैठे हो। ठीक है, अगर आप बिल्कुल लेजी होकर ऐसे करके बैठे हो, इसका मतलब सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि आप लेजी हो। आप एकदम स्ट्रेट बैठे हो, आपका पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर एकदम स्ट्रेट है, सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है अभी भी। ठीक है, तो वो होता है आपका बॉडी का पॉस्चर। इससे भी कम्युनिकेशन हो रहा है। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, कि आपके फेस के हाव भाव कैसे हैं। ठीक है, आप अगर खुश हो तो आपके फेस पे खुशी अलग से ही झलकेगी। आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आपका फेस जो है वो ऑटोमेटिकली कोई प्रॉब्लम बता देगा कि भाई ये इंसान किसी मुसीबत में है। ठीक है, आप दुखी हो तो भी आपके फेस पे पता चल जाएगा। तो ये होते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशन से भी हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है और हमको एक दूसरे की बातों के बारे में पता चलता है बिना शब्दों का प्रयोग करे। ठीक है। एक होता है हमारा आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट मतलब ऑक्यूलिसिक्स बोलते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखना है। आई कॉन्टैक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई कॉन्टैक्ट को क्या बोलते हैं, ऑक्यूलिसिक्स बोलते हैं। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट जब हम करते हैं तो उस आई कॉन्टैक्ट से भी पता चल जाता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हम कोई है ना प्रॉब्लम खड़ी करके आए, कोई मुसीबत खड़ी करके आए। ठीक है, तो हम सामने वाले इंसान से नजरें नहीं मिलाएंगे, उसे नजरें चुराएंगे, तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि भाई ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करके आया है। तो हाँ, वो क्या हुआ, आई कांटेक्ट की वजह से उसको पता चल गया कि भाई हमारे अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। एक होता है आपका हैप्टिक्स। हैप्टिक्स को बोलते हैं टच। ठीक है, कि भाई सामने वाला इंसान आपको कैसे टच कर रहा है, इससे भी आपको पता चल जाएगा। अगर वो आपको गुस्से में टच कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा भाई ये इंसान बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत ही गुस्सा है इसको मुझ पे, अभी मुझ पे जरूर अपना गुस्सा निकालने वाला है। ठीक है, तो टच के माध्यम से भी आप समझ जाते हो कि सामने वाला इंसान के मन में क्या चल रहा है, उसके क्या हाव भाव है। ठीक है। एक होता है प्रॉक्सेमिक्स। प्रॉक्सेमिक्स होता है आपका पर्सनल स्पेस। अगर किसी से बातें कर रहे हो तो आपके उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो भी आपका कम्युनिकेशन का ही एक साधन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है। एक होता है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स होता है आपके टाइम के बेसिस पे, कि भाई आप अगर किसी से मिलने के लिए गए, वो इंसान अगर बहुत ही टाइम पे आपसे मिलने के लिए आ गए, तो इसका मतलब तो वो जो फ्रेंड है आपकी वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। ठीक है, उसको भी आपसे मिलने की ऐसे जल्दी हो रही थी, लेकिन आपने अगर किसी को मिलने के लिए बुलाया, वो दूसरी वाली फ्रेंड जो है वो आपसे 1 घंटे बाद में पहुंची है उस टाइम, उस है ना जगह पे आपसे मिलने के लिए। इसका मतलब कि आपसे भी ज़्यादा उसकी लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट था, तो वो पहले अपना काम खत्म करके फिर आपके पास में आई आपसे मिलने के लिए। ठीक है, तो टाइम के बेसिस पे भी हम काफ़ी कुछ बात कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कह सकते हैं, तो वो होता है हमारा क्रोनेमिक्स। ठीक है। एक होते हैं आपके आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, आपके जो भी फिजिकल के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं ना, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं आपके, वो आपके आर्टिफैक्ट्स में आते हैं। आपकी जो भी भौतिक चीज़ें होती है, भाई मेरे पास में अगर आईफोन है तो आप आईफोन को देख के समझ जाओगे भाई अच्छा इतनी अमीर लड़की है, आईफोन है इसके पास में। ठीक है, मेरे पास में कोई लैम्बोर्गिनी है तो आप गाड़ी को देख के समझ जाओगे। अब वो गाड़ी क्या है, मेरी आर्टिफैक्ट है, भौतिक चीज़ ही तो है। उस चीज़ को देख के आप समझ गए मेरा स्टेटस क्या है। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स के माध्यम से भी, हमारे कपड़ों के माध्यम से, भाई हमारे ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड शूज़ हैं, ठीक है, कोई लेविश हमारे पास में कार है, ठीक है, तो इन सब आर्टिफैक्ट्स से भी हम काफ़ी कुछ कम्युनिकेट कर जाते हैं। और इन्वायरमेंट होता है हमारा आसपास का वातावरण कैसा है, ठीक है, उस वातावरण से भी हम काफ़ी कुछ कह जाते हैं, काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये सभी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है, और इन सभी को करने के लिए हमको शब्दों की ज़रूरत नहीं है। किसी में हम हमारे हाव भाव से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी में आंखों के इशारों से कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी में अपीयरेंस से कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी में आर्टिफैक्ट से कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी में टच से कम्युनिकेशन हो रहा है। इसमें किसी में भी शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अशाब्दिक बोलते हैं, नॉन वर्बल बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। अगला है आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन यानी कि कक्षा संचार। अब कोल और चेन ने कक्षा संचार के कुछ स्टेप्स बताए हैं। ठीक है, वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले है मैसेज का फॉर्मुलेशन, फिर है एनकोडिंग, फिर है ट्रांसमिशन, फिर है डिकोडिंग और लास्ट में आता है फीडबैक या फिर इवेल्युएशन। इसका क्या मतलब है? कोले और चेन ने कहा है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर यानी कि कक्षा के संचार के अंदर जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा वो इन 5 स्टेप से होके जाएगा। सबसे पहले हम मैसेज को फॉर्मुलेट करेंगे, संदेश का निर्माण करेंगे,
भाई कोई संदेश तो हमारे पास में होना चाहिए जिससे हम संचार करना चाह रहे हैं क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर, तो वो होता है हमारा मैसेज फॉर्मुलेशन, यानी कि संदेश का निर्माण करना। ठीक है, अगला हो गया एनकोडिंग। एनकोडिंग यानी कि कूट लेखन। अभी मैंने आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में बताया था एनकोडिंग क्या होता है। ठीक है, जो भी मेरे दिमाग में आइडिया है अब उसको मैं किसी वर्ड्स के फॉर्म के अंदर डालूंगी ताकि सामने वाला इंसान पहचान जाए मेरे शब्द को, मेरे आइडियाज़ को, मेरे थॉट्स को। ठीक है, वो हो गया एनकोडिंग करना, यानी कि कूट लेखन करना संदेश का। ठीक है, थर्ड हो गया ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। अब मेरे पास में मैसेज बन चुका है तो अब मैं उसको ट्रांसमिट करूंगी, अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाऊंगी, उसको ट्रांसफ़र करूंगी, तो संदेश का संचारण होगा। फिर डिकोडिंग होगी, यानी कि अब मैंने मैसेज भेज दिया, रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको समझेगा। ठीक है, यानी कि संदेश की डिकोडिंग करना। और फिर आएगा आपका फीडबैक एंड इवेल्युएशन, यानी कि अब जब डिकोडिंग हो गई, रिसीवर ने मेरा मैसेज समझ भी लिया, तो अब वो मेरे को उसकी प्रतिक्रिया देगा, उसको रिप्लाई देगा, वो होता है आपका फीडबैक। ठीक है, तो ये पांचों स्टेप से हम क्लासरूम के अंदर, कक्षा के अंदर संचार करते हैं। सबसे पहले मैसेज को फॉर्मुलेट करेंगे, संदेश का निर्माण होगा, फिर कूटबद्धन होगा उसका, यानी कि एनकोडिंग होगी, कूट लेखन होगा, फिर ट्रांसमिट करेंगे उसको, अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे उसको, फिर डिकोडिंग होगी, रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करेगा और फिर उसका फीडबैक हमको देगा। ये पांचों स्टेप्स बताए हैं किसने, कोले और चेन ने। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs में और अब हो सकता है कि आगे और इससे क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको अपने नोट्स के अंदर। अगला हम बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, अगला हम देखते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, समूह गतिशीलता क्या होती है। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब है द वे इन विच पीपल इन अ ग्रुप इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि सरल शब्दों में अगर हम बात करें समूह गतिशीलता की, तो क्या होता है, शब्द उस तरीके का वर्णन करता है जिसमें समूह के लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कि भाई एक दूसरे के साथ वो किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, जो लोग हैं ग्रुप के वो एक दूसरे के साथ में किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं। पीपल इन द ग्रुप हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, वो होता है आपका ग्रुप डायनेमिक्स, यानी कि समूह गतिशीलता। ठीक है, अब अगला हो गया आपका ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होता है, बॉन्डिंग ऑफ द ग्रुप। ठीक है, कि जो ग्रुप के लोग हैं उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है, एकजुटता कैसी है। ठीक है, ये होता है आपका ग्रुप कोहेसिवनेस। एक होता है आपका ग्रुप सोशलाइजेशन, यानी कि इन्वॉल्व्स हाउ द ग्रुप मेंबर इंटरेक्ट विद ईच अदर। सेम, ये सब कुछ सेम ही है मोस्टली। ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप सोशलाइजेशन, ग्रुप डायनामिक्स यही बताता है कि ग्रुप के लोग हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से बॉन्डिंग है उनकी, किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं। ठीक है, लेकिन टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि सोशलाइजेशन क्या होता है, कोहेसिवनेस क्या होता है, ग्रुप का डायनामिक्स क्या होता है। ठीक है, एक है आपका सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग अलग है, इसको सेम मत समझ लेना। ठीक है, सोशल लोफिंग क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ अ पर्सन एक्सर्टिंग लेस एफर्ट टू अचीव अ गोल व्हेन दे वर्क इन अ ग्रुप। अब सोशल लोफिंग क्या होता है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज किसी ग्रुप में 5 लोग हैं। ठीक है, आपको स्कूल में मैडम ने प्रोजेक्ट दिया है, प्रोजेक्ट में आपको 5 बच्चों को एक ग्रुप बना के दे दिया, फिर तुम 5 को इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब उस 5 लोगों में से एक इंसान जो है वो ये सोचेगा कि भाई ठीक है मैं थोड़ा कम काम कर लेता हूँ, या फिर मैं काम नहीं करूँगा तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा, ये चारों तो कर ही रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं सोशल लोफिंग। जब किसी ग्रुप में काम करने के लिए है ना कोई इंसान क्या कर जाता है, अपने एफर्ट्स ज़्यादा नहीं लगा पाता है क्योंकि वो किसी ग्रुप के अंदर काम कर रहा है, किसी ग्रुप का हिस्सा है, और वो ये सोचता है कि भाई ठीक है मैं काम नहीं करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बाकी के लोग तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोशल लोफिंग। तो सोशल लोफिंग हमारे ग्रुप के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर सोशल लोफिंग हमारे ग्रुप के अंदर होती है तो हमारा कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, सोशल लोफिंग को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ग्रुप है उसका साइज छोटा रख सकते हैं, ग्रुप के लोगों को बता सकते हैं कि भाई हर एक का जो काम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक के काम को हम इवेल्युएट कर सकते हैं, हर एक को अपने काम की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, ताकि सबको पता चले कि भाई ठीक है ये 4 लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन मुझे भी काम करना ज़रूरी है क्योंकि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ। ठीक है, तो ये होता है आपका सोशल लोफिंग। ठीक है, ये हमने देख लिया समूह का सामंजस्य, ग्रुप का डायनामिक्स क्या होता है। ठीक है, समूह की सामाजिकता क्या होती है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। ठीक है, अगला है हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन।
संचार में अवरोध, जो भी बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में वो क्या होते हैं? बैरियर्स का मतलब है जो भी बाधाएं आती है ना, जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन करते टाइम पे, संचार करते टाइम पे अगर कम्युनिकेशन में, संचार में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बैरियर आ रहा है, कोई भी बाधा या फिर अवरोध आ रहा है, तो उसको बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो बैरियर्स हैं ये काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकता है। ये क्या होता है? आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप संचार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अगर आपके संचार में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। ठीक है, फिजिकल बैरियर, आपके फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से आपके संचार में कोई भी बाधा आती है, अवरोध आता है, वो आपका फिजिकल बैरियर होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर, आपके दिमाग की वजह से, आपकी दिमागी हालत की वजह से अगर कम्युनिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर, आपके लैंग्वेज, आपके शब्दों की वजह से अगर कम्युनिकेशन में बाधा आती है तो वो लिंग्विस्टिक बैरियर होता है, जिसको सेमेंटिक बैरियर भी बोलते हैं। और मैकेनिकल बैरियर होता है आपका टेक्निकल बैरियर। ठीक है, तकनीकी चीज़ों की वजह से, टेक्निकल चीज़ों की वजह से अगर कम्युनिकेशन में कोई भी बाधा आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो आपका मैकेनिकल बैरियर होता है। ठीक है, ये सिंपल सा ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। अब एक एक एग्जांपल देती हूँ और आपको सारे समझ में आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मैंने अभी आपको बताया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, किसी संगठन की वजह से आपके संचार में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी बाधा आ रही है, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एचएन अध्ययन पे काम कर रही हूँ। ठीक है, अब एचएन अध्ययन के कुछ ऐसी रूल्स एंड पॉलिसीज है जो मुझे सूट नहीं कर रही है। ठीक है, और जो मेरे को आपसे बातचीत करने के लिए रोक रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे संचार में कुछ प्रॉब्लम आएगी और उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है भाई, सपोज अगर एचएन अध्ययन को ऐसा रूल बना दे कि मैडम आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में ही बात करनी है, आप इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं बोल सकती हो वीडियो के अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही बात करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे रूल्स बना लिए जो मुझे आपसे बात करने के लिए क्या दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अगर मैं कुछ इंग्लिश का वर्ड भी यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, उससे क्या होगा, हमारे बीच में संचार में दिक्कतें आएंगी ना, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हमारा जो है कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से नहीं हो पाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से नहीं हो पाएगा, उस संगठन की वजह से अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ रूल नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, अगला है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है, अभी आपकी बॉडी से मत समझ लेना, फिजिकल मतलब आपकी बॉडी नहीं, फिजिकल मतलब आपका आसपास का वातावरण। आपके आसपास के वातावरण की वजह से अगर संचार में कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी बाधा आती है, तो वो होता है आपका फिजिकल बैरियर। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अब मैं अभी आपकी वीडियो ले रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ। ठीक है, अगर सपोज अभी लाइट चली जाए या फिर लाइट डिम हो जाए, ठीक है, अंधेरा हो जाए, तो क्या आप अंधेरे में मुझसे बातचीत कर पाओगे, मैं आपसे कम्युनिकेशन कर पाऊंगी? पहली बात तो आपको मेरी शक्ल ही नहीं दिखेगी, दूसरी बात मैं क्या पीडीएफ में क्या पढ़ा रही हूँ आपको वो लिखा हुआ मटेरियल नहीं दिखेगा, तो संचार नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से, फिजिकल सराउंडिंग्स की वजह से। ठीक है, ये होता है हमारा फिजिकल बैरियर। ठीक है, सपोज पास में किसी की शादी है, बहुत जोर जोर से डीजे बज रहे हैं, गाने चल रहे हैं, तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, तो जो मैं आपसे बातचीत करना चाह रही हूँ उस पर आपका ध्यान ही नहीं होगा, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन में फिर से प्रॉब्लम आएगी। किसकी वजह से, फिजिकल बैरियर आएगा। क्यों आया है, सराउंडिंग्स की वजह से, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसकी वजह से संचार में प्रॉब्लम आई है ना, तो वो आपका फिजिकल बैरियर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब आपके दिमाग का बैरियर, आपके माइंड की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन के अंदर, तो वो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। इसका क्या एग्जांपल है भाई, इसका ये एग्जांपल है कि मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है, मैंने एक बार उससे कुछ हेल्प मांगी थी, उसने वो हेल्प करने से मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं कर रही। ठीक है, अब दोबारा मैं कभी भी उससे हेल्प या तो मांगूंगी ही नहीं, या फिर अगर मांगूंगी भी तो मैं समझ लूँगी कि वो तो मना ही करेगी, वो हमेशा मेरे को मना ही करती है, वो मेरी फ्रेंड नहीं है। सिर्फ उसके बात को मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया और हमेशा अब मैं उसको गलत ही समझूंगी, अपनी साइकोलॉजी में मैंने उसको बिठा लिया है कि भाई ये इंसान गलत ही है, तो मैं उसको हमेशा वैसा ही समझूंगी। वो होता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिर एक होता है आपका लिंग्विस्टिक बैरियर, जिसको मैंने आपको बताया था सिमेंटिक बैरियर भी बोलते हैं। सिमेंटिक का मतलब होता है जब हम कम्युनिकेशन के अंदर, संचार के अंदर क्लिच्ड जार्गन्स का, जार्गन्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द होते हैं जिसको हम अगर प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर,
और अगर रिसीवर उसको नहीं समझ पाता है तो वो हमारा बैरियर होता है। और वो किसकी वजह से हुआ? शब्दों के माध्यम से हुआ बैरियर, वो होता है आपका सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, सपोज मैंने कुछ इंग्लिश का बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड यूज कर लिया, ठीक है, आपने देखा होगा शशि थरूर जी जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश बोलते हैं, है ना, तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जो रिसीवर जो है उनके, वो उनको नहीं समझ पाते हैं, तो वो वहाँ पे कम्युनिकेशन होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो वो किसकी वजह से हो रही है? वो बाधा किसकी वजह से आई संचार के अंदर? उनके उन शब्दों की वजह से आई, उन शब्दों के प्रयोग करने की वजह से आई। तो उसको बोलेंगे हम सिमेंटिक बैरियर यानी कि लिंग्विस्टिक बैरियर। ठीक है, शब्दों की वजह से कम्युनिकेशन में कोई भी बाधा आती है तो वो सिमेंटिक बैरियर होता है। फिजिकल बैरियर, सराउंडिंग की वजह से, आपके भौतिक वातावरण की वजह से कोई भी दिक्कत आती है तो वो फिजिकल बैरियर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, संगठन की वजह से कोई भी दिक्कत आती है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर, आपकी साइकोलॉजी की वजह से कोई भी दिक्कत आती है कम्युनिकेशन में तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। मैकेनिकल बैरियर, टेक्निकल चीज़ें यानी कि तकनीकी चीज़ों की वजह से कोई भी दिक्कत आती है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ही मेरा जो लैपटॉप है अगर वो एकदम से शट डाउन हो जाए, ठीक है, तो क्या मैं आपसे संचार कर पाऊंगी, कम्युनिकेशन कर पाऊंगी? आंसर है नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी वजह से आई? तकनीक की वजह से आई। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और लाइट चली जाए तो मेरा लैपटॉप बंद हो जाए तो क्या मैं आपसे संचार कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना। तो ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आई? टेक्नोलॉजी की वजह से आई। तो तकनीकी चीज़ों की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी दिक्कत आती है कम्युनिकेशन को करने के लिए तो वो होता है आपका मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, ये थे आपके बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका लीनियर कम्युनिकेशन, एक होता है आपका है ना ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एक होता है आपका इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन क्या होता है? ये आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक तरफा कम्युनिकेशन होता है। लीनियर कम्युनिकेशन में आप सिर्फ मैसेज को भेज सकते हो, वापस से रिसीव नहीं कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब है फीडबैक जो है वो लीनियर कम्युनिकेशन में नहीं होता है। मैंने कोई आपको मैसेज भेजा तो मैं सिर्फ मैसेज को भेज सकती हूँ, वापस से रिसीव नहीं कर सकती हूँ, वो हो गया लीनियर कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। ये आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ये फेस टू फेस होता है। दो जने आमने सामने बैठ के जब बातचीत करेंगे ना तो ये होता है आपका ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। टू वे होता है, मतलब मैं मैसेज आपको भेज भी सकती हूँ, आप भी मुझे भेज सकते हो। ठीक है, दो तरफा है लेकिन फेस टू फेस है, आमने सामने है। ठीक है, एक होता है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। ये भी आपका टू वे होता है, यानी कि दो तरफा होता है, लेकिन ये नॉन फेस टू फेस होता है, आमने सामने नहीं होता है। थ्रू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, अभी तीनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला लीनियर कम्युनिकेशन, जो कि वन वे होता है, एक तरफा होता है। इसका क्या मतलब है? आप टीवी देख रहे हो, टीवी में आप कोई सीरियल देख रहे हो, ठीक है, उस सीरियल से आपको कुछ भी बात पता चल रही है, आपको कुछ भी संचार हो रहा है, तो टीवी से आपको नॉलेज मिल रही है। आप वापस से नॉलेज टीवी के अंदर डाल सकते हो क्या? नहीं भेज सकते हो ना। तो क्या हुआ? वन वे कम्युनिकेशन हुआ। टीवी से आप तक जानकारी आ सकती है, आपके द्वारा वापस से जानकारी टीवी में नहीं जा सकती है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन हुआ। आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो आप तक पहुंच सकती है, आप तक वो संचार हो सकता है। आप क्या वापस से उस इंफॉर्मेशन को न्यूज़पेपर के अंदर डाल सकते हो क्या अपनी कोई घटना आप न्यूज़पेपर को बता सकते हो? नहीं ना। न्यूज़पेपर तो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन आप वापस उसको दे सकते हो? नहीं। तो ये क्या हुआ? वन वे कम्युनिकेशन हुआ ना। सिर्फ मैसेज को आप भेज सकते हो, वापस से रिसीव नहीं कर सकते हो, एक तरफा मैसेज को भेज सकते हो। ठीक है, दूसरी तरफ से मैसेज नहीं आ सकता है। ये हुआ आपका लीनियर कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, टू वे होता है। इंटरैक्टिव मॉडल भी टू वे होता है। तो फिर अंतर क्या है? ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन जो है वो आपका फेस टू फेस होता है, ठीक है, लेकिन इंटरैक्टिव मॉडल आपका नॉन फेस टू फेस होता है। इसका क्या मतलब है? फेस टू फेस का मतलब है कि ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में जो दो लोग हैं वो आमने सामने बैठे हैं और फिर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंटरैक्टिव मॉडल में दो लोग जो है वो आमने सामने नहीं बैठे हैं, वो किसी माध्यम से, किसी मीडियम के थ्रू एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये कौन सा कम्युनिकेशन है? पहली बात तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे का मतलब है आपको फीडबैक मिल सकता है, तो मुझे आप फीडबैक दे सकते हो। जब भी आप मेरी वीडियो को देखोगे तो उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट कर सकते हो तो मतलब मेरे को फीडबैक मिल सकता है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन तो हो गया, लेकिन ये फेस टू फेस नहीं है। आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, ना ही मैं आपके आमने सामने बैठी हूँ। ठीक है,
किसी मीडियम के थ्रू हम आपको पढ़ा रहे हैं, किसी मीडियम के थ्रू हमसे आपका कम्युनिकेशन हो पा रहा है या फिर आपसे हमारा कम्युनिकेशन हो पा रहा है, तो वो क्या है, वो है आपका इंटरैक्टिव मॉडल। लेकिन अगर कोई दो जने आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, फेस टू फेस बैठे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो वो होता है आपका ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरैक्टिव का एग्जांपल एक तो ये हो गया, मैं आपको अभी वीडियो से पढ़ा रही हूँ, आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो वो आप आमने सामने नहीं बैठे हो लेकिन फ़ोन के माध्यम से बातचीत कर रहे हो, वो आपका इंटरैक्टिव मॉडल हो गया। ठीक है, आप किसी से वीडियो कॉल पे बातें कर रहे हो, तो वो भी आप आमने सामने तो नहीं हो, तो वो हो गया आपका इंटरैक्टिव मॉडल। आप चैटिंग पे बातें कर रहे हो, वो हो गया आपका इंटरैक्टिव मॉडल, जो कि नॉन फेस टू फेस होता है। ट्रांजैक्शनल जो कि फेस टू फेस होता है। लीनियर जो वन वे होता है, उसमें फीडबैक नहीं मिलता है। ठीक है, अगला है आपका, इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। रैखिक संचार एक तरफा होता है, लेन देन मॉडल दो तरफा होता है लेकिन फेस टू फेस, और इंटरैक्टिव मॉडल जिसमें हम नई तकनीक का प्रयोग करते हैं, दो तरफा होता है लेकिन नॉन फेस टू फेस। ठीक है, अब लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आपके कुछ मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के। सबसे पहले है आपका एरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एरिस्टोटल बात करते हैं कि सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए आपके पास में कोई स्पीकर होगा, उसके पास में कोई मैसेज होगा, वो उस मैसेज को अपने रिसीवर तक, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और फिर उसका इफेक्ट देखेंगे, बस। लेकिन जो फीडबैक है वो कहाँ गया भाई मैडम? फीडबैक तो उसमें आपने बताया ही नहीं। आपने तो बोला था फीडबैक ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें तो आपने बताया ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया था लीनियर में फीडबैक नहीं होता है। तो इसलिए एरिस्टोटल ने दिया है आपका लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपका फीडबैक जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने सिर्फ इतना सा ही बताया है कि एक तो आपका सेंडर होगा जिसके पास में कुछ मैसेज होगा, वो उस मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाएगा और रिसीवर उसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, बस फीडबैक इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब स्पीकर क्या होता है? सेंडर, जो मैसेज को सेंड कर रहा है। मैसेज क्या होता है? संदेश, जो आपके पास में कोई संदेश है, आप अपने रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हो, वो संदेश हो गया, वो मैसेज हो गया। रिसीवर कौन है? प्राप्तकर्ता, जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। ठीक है, वो रिसीवर हो गया। सेंडर कौन है? जो मैसेज को सेंड कर रहा है। मैसेज कौन है? आपका मैसेज, आपका संदेश, जिससे आप संचार करना चाहते हो। ठीक है, तो ये बातें बताई है किसने? एरिस्टोटल ने। अगला क्या हो गया आपका? अगला हो गया आपका लॉज़विल का मॉडल। लॉज़विल ने बताया है कि लॉज़विल ने क्वेश्चन के फॉर्म में आपका मॉडल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे दिया है? सबसे पहले होगा आपका हु मतलब कौन, कौन मतलब कौन मैसेज को भेजेगा, तो सेंडर हो गया। ठीक है, फिर है व्हाट मतलब क्या भेजेगा, तो मैसेज को भेजेगा, संदेश को भेजेगा, तो मैसेज हो गया। फिर है आपका चैनल, यानी कि चैनल के माध्यम से फिर वो होम मतलब किसको, तो किसको भेजेगा? रिसीवर को भेजेगा, प्राप्तकर्ता को भेजेगा। और फिर व्हाट इफेक्ट, यानी कि उसका क्या असर हुआ वो दिखेगा। इसमें भी फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लॉज़विल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में लॉज़विल ने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मॉडल दिया है। सबसे पहले हम बताया है हु मतलब कौन होगा, तो कौन होगा? मैसेज को शुरू करने वाला, सेंडर होगा। ठीक है, अगला है व्हाट मतलब क्या भेजेगा? मैसेज भेजेगा, संदेश को भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट है चैनल के माध्यम से रिसीवर तक बात को पहुंचाएगा। ठीक है, और इसमें फीडबैक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये आपका लीनियर कम्युनिकेशन का मॉडल है। ठीक है, अगला है आपका शैनन वीवर का मॉडल। शैनन वीवर का मॉडल में आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि शैनन और वीवर ने नॉइस का कंसेप्ट दिया था सबसे पहली बार। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे पहले नॉइस का कंसेप्ट किसने दिया था, तो शैनन और वीवर ने दिया था 1948 के अंदर। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने भी सेम बात बताई है, सबने मोस्टली सेम ही बातें बताई है, बस शब्द चेंज कर लिए। अब इन्होंने क्या बताया, देखो एक आपके पास में सेंडर होगा। ठीक है, सेंडर क्या करेगा? मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करने का मतलब है उसको एनकोड करना, कूट लेखन करना। ठीक है, फिर उस मैसेज को वो किसी चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाएगा। ठीक है, बस ये बताया आपके शैनन वीवर ने। इसमें भी सेंडर है, उसको मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करने के बाद चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाएगा। ये प्रक्रिया बताई है शैनन वीवर ने। सिंपल सी बात है। अब सेंडर कौन है, मैसेज कौन है, चैनल कौन है, रिसीवर कौन है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले श्रोता होगा, उसको ट्रांसमिट करेगा मैसेज को, फिर चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाएगा। और शोर का कंसेप्ट सबसे पहले दिया है शैनन वीवर ने 1948 के अंदर। नॉइस क्या होती है? नॉइस आपका बैरियर ही होता है। अभी हम कर चुके हैं ना बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई जो भी बाधाएं आती है हमारे संचार के अंदर, वो हमारी नॉइस होती है। कितने तरीके के बैरियर्स हमने करें, और काफ़ी सारे करें ना, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल करा, फिजिकल करा। ठीक है, काफ़ी सारे हमने करे। और ठीक है, वो बैरियर्स होते हैं आपके। नॉइस होती है बेसिकली कम्युनिकेशन के अंदर बाधा होती है। ठीक है,
एक होता है आपका बर्लो का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बर्लो का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इसको हम SMCR मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SMCR मॉडल भी बोलते हैं। SMCR का क्या मतलब है? एक आपके पास में सेंडर होता है जो मैसेज को सेंड करता है, उसके पास में कोई मैसेज होता है, वो उसको चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाता है। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। बर्लो के मॉडल को SMCR मॉडल बोलते हैं। सबसे पहले S का मतलब इन्होंने सेंडर नहीं बताया है, सोर्स बताया है, लेकिन सोर्स कौन होगा? सेंडर ही होगा, ठीक है। फिर इनके पास में कोई मैसेज होगा, मैसेज को वो चैनल के माध्यम से रिसीवर तक भेजेंगे। तो वो सेम बात ही सबने बोली है, बस शब्द किसी ने सोर्स बोल दिया, किसी ने सेंडर बोल दिया, किसी ने एनकोडिंग बोल दिया, किसी ने ट्रांसमिट बोल दिया, ठीक है। ये हो गया आपका बर्लो का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है भाई मैडम? आपने ये तो बताया ही नहीं। ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो सेंडर होगा आपके पास में उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सेंडर के पास में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एटीट्यूड्स पता होनी चाहिए उसको, उसके पास में नॉलेज होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, सोशल सिस्टम के बारे में और कल्चर के बारे में उसको पता होना चाहिए, ठीक है। मैसेज में है कि भाई सबसे पहले आपके पास में कोई भी मैसेज होगा, मैसेज जो है वो आपके साइन के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि नॉन वर्बल फॉर्म में भी आपके पास में मैसेज हो सकता है, ठीक है। अब आप मैसेज को स्ट्रक्चर तरीके से यानी कि एक सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट करोगे, और फिर कोड यानी कि किस तरीके से किस फॉर्म के अंदर मैसेज को प्रेजेंट कर रहे हो, ऑडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हो या फिर वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके मैसेज से जुड़ा हुआ है। फिर है चैनल यानी कि किसके थ्रू, किस माध्यम से आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हो। हियरिंग यानी कि सुन के भेज रहे हो, ठीक है, हियरिंग मेथड का यूज़ कर रहे हो कि भाई मैं किसी बात को सुन के समझूं, ठीक है। सीइंग मेथड का यानी कि किसी बात को आप देख के समझना चाह रहे हो, टच करके समझ रहे हो, स्मेल करके या फिर टेस्ट करके समझ रहे हो, किस तरीके से समझ रहे हो, ये होता है आपका चैनल, ठीक है। भाई किसी बात को सुन के समझ रहे हो तो वो आपका हियरिंग चैनल हो गया, देख के समझ रहे हो तो सीइंग चैनल हो गया, टच कर रहे हो तो टचिंग हो गया, स्मेल कर रहे हो तो स्मेलिंग हो गया, ठीक है, टेस्ट कर रहे हो, स्वाद ले रहे हो तो वो टेस्टिंग हो गया, ठीक है। ये आपके चैनल्स हो गए। अब ये सब क्या लिखा हुआ है? ये सब वापस से सेंडर में जो लिखा हुआ था कैरेक्टरिस्टिक्स वही लिखी हुई है कि जो सेंडर के पास में कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वही रिसीवर के पास में भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका लीनियर कम्युनिकेशन के मॉडल्स। अगला है आपका नॉन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जो कि आपका इंटरएक्टिव मॉडल होता है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑसगुड स्क्रैम मॉडल। ऑसगुड स्क्रैम मॉडल में आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली तो ऑसगुड स्क्रैम मॉडल जो है वो सर्क्यूलर मॉडल होता है। सर्क्यूलर का क्या मतलब है? जो आपका सेंडर होगा और जो रिसीवर होगा ना वो एक सर्कल की तरह होगा, यानी कि यह गोलाकार मॉडल होता है। गोलाकार कैसे? सेंडर रिसीवर तक अपनी बात को भेज सकता है, रिसीवर फिर सेंडर तक भेज सकता है, सेंडर फिर रिसीवर तक भेज सकता है, रिसीवर फिर सेंडर तक भेज सकता है। सर्कल बन रहा है ना एक, तो इसलिए सर्क्यूलर कम्युनिकेशन है, ठीक है। सर्कल क्यों बन रहा है भाई? लीनियर में तो बना ही नहीं सर्कल, इसमें क्यों बन रहा है? इसमें इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका फीडबैक है, ये आपका लीनियर मॉडल नहीं है, ये आपका इंटरएक्टिव मॉडल है। इंटरएक्टिव मॉडल टू वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें फीडबैक होता है, लीनियर में फीडबैक नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वो सर्क्यूलर नहीं था, ये सर्क्यूलर है क्योंकि इसमें फीडबैक है, ठीक है। पहली बात तो आपको सर्क्यूलर है ये याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? एक्सपीरियंस क्या होता है? अनुभव का क्षेत्र। ये क्या होता है? समथिंग कॉमन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। ऑसगुड स्क्रैम मॉडल में आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। भाई एक हो गया आपका सेंडर, है ना, एक हो गया आपका रिसीवर, ठीक है। ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन चीज़ है ना, कुछ कॉमन तो होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में कुछ कॉमन तो होगा, कुछ सामान्य बात तो होगी ना जिसकी वजह से वो दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं। भाई मैं और आप, हम दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं भी यूजीसी नेट को पढ़ा रही हूँ, आप भी यूजीसी नेट के स्टूडेंट हो, आप भी उसको पढ़ रहे हो। हमारे बीच में कुछ सामान्य है तभी तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो हमारे बीच में सामान्य है, तभी हमारे बीच में संचार हो पा रहा है। तो यही होता है आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कि जो दो जने हैं, सेंडर और रिसीवर हैं, उनके बीच में कुछ चीज़ सामान्य होगी, कुछ चीज़ क्या होगी? सेम होगी, कॉमन होगी। अगर कॉमन चीज़ नहीं होगी दो के बीच में तो संचार नहीं हो पाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इफ देयर विल नो कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अगर कोई कॉमन चीज़ नहीं होगी दो के बीच में तो कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि संचार जो है वो टूट जाएगा यदि अनुभव का कोई सामान्य क्षेत्र नहीं होगा दो जनों के बीच में, ठीक है। तो आपको ऑसगुड स्क्रैम मॉडल में दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले सर्क्यूलर मॉडल है और दूसरा ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इसके अंदर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरएक्टिव मॉडल।
दूसरा है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है? ट्रांजैक्शनल मॉडल में होता है ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इसमें हमको फीडबैक मिल सकता है और ये फेस टू फेस भी होता है, यानी कि आमने सामने बैठ के इसमें हम बातचीत करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले है आपका डीन बर्लैंड का मॉडल। डीन बर्लैंड के मॉडल में डीन बर्लैंड ने बताया है 6 कंपोनेंट्स बताए हैं कि भाई कम्युनिकेशन को करने के लिए 6 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं 6 कंपोनेंट? पहले होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है आपका किस क्षेत्र में आप बात करना चाह रहे हो वो। ठीक है, फिर हो गया आपका सेंडर। अब सेंडर के पास में कोई मैसेज होगा, वो उस मैसेज को मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाएगा और रिसीवर क्या करेगा, उसको फीडबैक देगा। ये सभी मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी पहले प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स बताए हैं डीन बर्लैंड ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर। ठीक है, कि भाई सबसे पहले आपका कॉन्टेक्स्ट होगा कि आप किस क्षेत्र के अंदर बातचीत करना चाहते हो वो। फिर सेंडर होगा, सेंडर के पास में कोई एक मैसेज होगा, वो उस मैसेज को किसी मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाएगा, रिसीवर उसको डिकोड करेगा और फिर लास्ट में उसका फीडबैक वापस से सेंडर को भेजेगा। ठीक है, तो ये 6 होते हैं आपके, है ना, कंपोनेंट्स डीन बर्लैंड के मॉडल के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको पूरा मैराथन क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। काफ़ी मैंने शॉर्ट में करके पढ़ाया है क्योंकि इतना सारा सिलेबस एक ही क्लास में एक ही वीडियो में पढ़ाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं सब कुछ आपको पढ़ाऊँ, अच्छे से समझाऊँ। तो ये थी हमारी आज की मैराथन क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसकी अगर आपको डिटेल वीडियोज़ देखनी है, हर एक चीज़ को अगर आपको डिटेल में समझना है, तो मैंने हर एक टॉपिक को, है ना, प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में समझाया है। ठीक है, चैनल पे ऑलरेडी कम्युनिकेशन की सभी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, तो आप देख लेना वहाँ पे जाके। मैंने 8 to 9 क्लासेस में पूरे कम्युनिकेशन को डिटेल के अंदर समझाया है। यहाँ पे सिर्फ मैंने मैराथन क्लास ली है जिसमें मैंने सिर्फ समराइज करके समझाया है कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।